सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे E20 फ्यूल अर्थात ईंधन के विषय में। समझने का प्रयास करेंगे E20 ईंधन क्या है, इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे भारत और वियतनाम के विषय में और समझेंगे कि भारत और वियतनाम किस तरह से चीन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी समझेंगे कि दक्षिणी चीन सागर और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक एरिया में दोनों देशों ने शांति स्थापित करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उससे इस क्षेत्र पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। साथ ही समझेंगे कि क्वाड की जो भूमिका कमजोर हो रही है, भारत कैसे वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया जैसे देशों का सहयोग लेकर अपना कद वहां पर मजबूत कर सकता है, साथ ही साथ चाइना को काउंटर कर सकता है। वहीं जो तीसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे सिगेला बैक्टीरिया के विषय में और समझेंगे कि सिगेला बैक्टीरिया क्या है, क्यों चर्चा में बना हुआ। आइए इन्हीं तीनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे E20 ईंधन के विषय में। आपको पता है कि हम लोगों ने एक पेरिस जलवायु समझौता किया है। इस समझौते के तहत हम लोगों ने यह कहा है कि हम क्या करेंगे, कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, उन चीजों से बचना होगा या उनका उपयोग कम करना होगा जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है। कार्बन उत्सर्जन या फिर ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं, इनके उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत है, वह है ईंधन। तो इसी के तहत हम लोगों ने जो BS6 ईंधन अपनाया है, भारत 6 जो है कि ईंधन अपनाया है, वह क्या प्रयास दिखाता है कि हम कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए प्रयासरत हैं। हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी जो हमारा कार्बन उत्सर्जन होता है वह एक लेवल तक कम हो जाए। कितना कम हो जाए, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र को भारत की तरफ से यह भरोसा दिलवाया गया है कि भारत वर्ष 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में 33 से लेकर 35% तक कटौती कर देगा और साथ ही साथ जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, अक्षय ऊर्जा है, उसके उत्पादन क्षमता को 40% तक बढ़ाएगा। कुल मिलाकर हम 2 तरह से प्रयास कर रहे हैं। पहला तो यह है कि हम कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। दूसरा, जो एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्स हैं, जिनको हम ग्रीन एनर्जी के रूप में भी रख सकते हैं, उनको हम प्रमोट करेंगे। और इस समय इसी के कारण इसी से जुड़ा हुआ E20 ईंधन चर्चा में बना हुआ है। दरअसल है क्या कि भारत सरकार के द्वारा E20 ईंधन को अपनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया है और लोगों से एक जन प्रतिक्रिया मांगी गई है। और यह जो अधिसूचना जारी की गई है, सड़क परिवहन और राजमार्ग जो है मंत्रालय के द्वारा की गई है और इसमें लोगों से पूछा गया है कि क्या E20 ईंधन के लिए आप क्या सोचते हैं, उसको कब लाया जाना चाहिए, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। कंपनियों से लेकर सभी लोगों को अपना विचार देना है। उद्देश्य एक है कि वह है E20 ईंधन के उपयोग को बढ़ाना। प्रश्न आएगा E20 ईंधन क्या है, तो दरअसल E20 ईंधन का एक ऐसा रूप है जिसमें इथेनॉल और गैसोलीन का 20% मिश्रण होगा। अब एक चीज समझिए, एक शब्द जब हम यूज करते हैं गैसोलीन, तो इसका मतलब क्या है, यह पेट्रोल है। तो पेट्रोल को, जैसे कि आपको पता है, जिसको आप पेट्रोल बोलते हैं, वो क्या एक प्रकार का ईंधन है। तो यूरोप और एशिया में जो है कि जो शब्द ईंधन के लिए यहाँ पर जो पेट्रोल है उसको हम पेट्रोल बोलते हैं, वही चीज लैटिन अमेरिका और प्रमुख रूप से USA में उसको गैसोलीन बोला जाता है। अर्थात हमारे लिए जो पेट्रोल है वह USA और लैटिन अमेरिकी देशों के लिए गैसोलीन है। नाम का अंतर है, ईंधन क्या है वही है। तो कहा यह जा रहा है कि जो हम पेट्रोल यूज करते हैं, जो गैसोलीन हम यूज करते हैं, अगर हम क्या करते हैं उसमें 20% इथेनॉल मिला देते हैं, तो जो ईंधन हमें प्राप्त होगा वह होगा E20। अब ये जो E20 है, इसको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली 20 आप कह सकते हैं, या फिर एक ऐसा फ्यूल कह सकते हैं जिसमें 20% इथेनॉल है। चूंकि यह जो इथेनॉल है यह एक जैव ईंधन है, बायो फ्यूल है, और इसके कारण इससे होने वाला जो उत्सर्जन है वह कम होता है, कार्बन का उत्सर्जन इससे कम होता है। इसी के कारण यह ग्रीन जो है कि फ्यूल का एक एग्जाम्पल है और इसी को नाम दिया गया है E20 फूड।
अर्थात जो पहले से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इथेनॉल को मिश्रित पेट्रोल में कर रहे हैं, जिसके तहत हमने लोगों ने ये लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2022 तक हम पेट्रोल में क्या करेंगे, 10% इथेनॉल को मिलाएंगे। उसी को सरकार ने अब एक प्रस्ताव रखा है कि लोग क्या सोचते हैं वह हमें बताएं, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि इस 10% को 20% में कन्वर्ट करना। और जब ये 20% मिश्रित बायो इथेनॉल आपके सामने आएगा, आपके फ्यूल में मिला होगा, तो इसी को कहेंगे E20 ईंधन। अभी सरकार का जो लक्ष्य है वह 2030 तक 20% बायो इथेनॉल मिश्रण का है, जो कि अभी 2022 तक के लिए कितना है, सिर्फ 10%। हालांकि जो लक्ष्य हम प्राप्त कर पाए हैं वर्ष 2019 के आंकड़ों से मैं बताता हूं, वह 5.6 कर पाए। इसका मतलब यह है कि अगर हम जितना भी पेट्रोल लेते हैं उसमें जो बायो इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं उसको अभी हम 5.6 ही कर पाए हैं, जिसको 2030 तक भारत सरकार का जो लक्ष्य है वह 20% बढ़ाना है। सरकार ने लोगों से जन प्रतिक्रिया इसलिए मांगी है, हो सकता है आने वाले कुछ ही वर्षों में हमें देखने को मिले कि हम E20 फ्यूल यूज कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि जितना जल्दी हम हरित एनर्जी या फिर ऐसे ईंधन को अपना लेंगे जिससे उत्सर्जन कम होता है, उतना ही हमारे लिए अच्छा हो। कारण यह है कि हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है यह कई प्रकार के अन्य कार्य करेगी जिससे उत्सर्जन होगा। तो सरकार का प्रयास है कि जहां पर उत्सर्जन में हम कटौती नहीं कर सकते वहां तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिन क्षेत्रों में थोड़े से अधिक एफर्ट लगाकर हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी गरीब आबादी है उसके विकास के लिए संभावना ज्यादा रहेगी। प्रश्न आएगा इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए समझिए, अगर हम क्या करते हैं, जो ईंधन है उसमें 20% बायो इथेनॉल मिला लेते हैं, जो कि एक ग्रीन एनर्जी का एक रूप है, अर्थात वो जैविक पदार्थों, कैसे जैविक पदार्थों, जैसे गन्ने के रस से जो है कि आपने सुना होगा, इनसे बनता है, आलू से बनता है, चुकंदर से बनता है। तो अब यह जो एक जो है कि इनसे बनने वाला जो ईंधन है, जब हम इसको पेट्रोल में मिलाते हैं तो उत्सर्जन क्या हो, कम होगा। अब समझिए पेट्रोल की गाड़ियां आप यूज करते हैं ज्यादा या फिर जो है कि बड़े लोग करते हैं। तो उद्देश्य है कि जो लोग महंगी गाड़ियां लेते हैं उसमें आने वाले समय में उनके इंजन को ऐसे कन्वर्ट किया जाए जिससे वह क्या हो कि इको फ्रेंडली फ्यूल का यूज कर सके। इससे क्या होगा कि उन लोगों पर जो है कि टैक्स का बोझ थोड़ा सा बढ़ेगा या खर्चा बढ़ेगा जो ज्यादा महंगा पेट्रोल एफर्ट करते हैं। दूसरी तरफ भारत में क्या है, अभी भी कोयले का यूज होता रहेगा, अभी भी जो है कि लकड़ी जलाना हमारे यहाँ कार्य होता रहेगा। तो ग्रामीण जो आबादी है हम उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते, वह जैसे कार्य करके अपने आप को बढ़ाने का प्रयास कर रही वह करती रहे, लेकिन जहां पर कटौती हो सकता है वहां पर कटौती के प्रयास के एक विकल्प के रूप में इसको देखा जा रहा है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आखिर लोगों से जन प्रतिक्रिया क्यों मांगी गई है। ये जो बायो इथेनॉल है एक खरीद ईंधन है, जैसा कि हमने बताया कि जैविक बायोमास जैसे मक्का, गन्ना, आलू है ना, जैविक पदार्थों से प्राप्त होता है और इसमें जो कार्बन उत्सर्जन होता है वह परंपरागत जो ईंधन है अर्थात जो जीवाश्म ईंधन है उससे इसमें कम होता है। और यह जो आपको अगर पूछ लिया जाए और किससे होता है तो आप जो कई नाम लिखें, इनसे प्राप्त होता है। इनसे प्राप्त करने के लिए जितने नाम हैं, इनसे अगर बायो इथेनॉल को प्राप्त करना है तो आपको इसके लिए किण्वन की प्रक्रिया, फर्मेंटेशन का प्रक्रिया का उपयोग करना होता है। उसके द्वारा गैसोलीन जो है कि और पेट्रोल में हम क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। ये जो किण्वन की प्रक्रिया है, इसी से ये जो पदार्थों के रस हैं, अर्क हैं, इन्हीं से क्या किया जाता है, बायो इथेनॉल बनाया जाता है। क्योंकि जो बायो इथेनॉल है इसको यह एक रिन्यूएबल एनर्जी तो नहीं कह सकते, ग्रीन एनर्जी का एक रूप है और इसके कारण जब हम इसको सामान्य जो हमारा पेट्रोल है या जो गैसोलीन है उसमें हम मिलाते हैं तो उस पेट्रोल या उस गैसोलीन से जो कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड का उत्सर्जन है वह कम होता है। कुल मिलाकर पेट्रोल और गैसोलीन के साथ जब इसको मिलाते हैं तो उनकी जो दहन की कैपेसिटी है बढ़ जाती है। इससे उनके द्वारा होने वाला जो उत्सर्जन है वह कम हो जाता है और इससे जो भी उत्सर्जन हो रहा था वायुमंडल में कम जाता है। जो इथेनॉल है या फिर इसको एथेनॉल भी बोलते हैं, ये एथिल अल्कोहल भी इसको कहा जाता है। जब एथिल अल्कोहल की जो शुद्धता है
95% से अधिक हो जाती है तो इसको जो है कि शोधित स्प्रिट के नाम से भी बोला जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि शोधित स्प्रिट क्या है तो ध्यान रखिएगा। और ये जो शोधित स्प्रिट है इसका जो प्रयोग होता है वह मादक या नशीले पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये देखिए हमने बड़ी अच्छी बातें की हम कि ऐसा कर ले जाएंगे, लेकिन एक चुनौती ये है कि जो गैसोलीन या डीजल की तुलना में यह जो आपका बायो इथेनॉल है यह ऊर्जा कम देता है। और कम देने के कारण क्या होता है कि जब ऊर्जा कम देगा और आप इसको गाड़ी में डालेंगे तो इससे की जो मिलने वाली टोटल ऊर्जा है वो कम होगी। और जब कम होगी और आप क्या करेंगे गाड़ी को चलाने का प्रयास करेंगे तो होगा क्या, जो फ्यूल का कंजप्शन है वह ज्यादा होगा। अर्थात यह जो आपको इससे अधिक ऊर्जा लेने के लिए इसका क्या करना होगा, अधिक दहन करना होगा। और इससे क्या होता है जो माइलेज होता है, अर्थात जो आपकी पेट्रोल गाड़ी है वो जितने किलोमीटर चल सकती थी उतने किलोमीटर थोड़ा नहीं चल पाएगी, कम चलेगी। इससे माइलेज पे क्या होगा, बुरा प्रभाव पड़े। तो आने वाले समय में देखना यह होगा कि जो ऑटोमोबाइल की कंपनियां हैं क्या वह माइलेज को अपने प्रमोट कर पाती हैं कि नहीं। हरित ईंधन का एक अन्य प्रकार भी है जो है बायोडीजल। और यह जो बायोडीजल मिलता है इन चीजों के अपशिष्टों से बनाया जाता है। और साथ ही साथ यह तेल और जो पशु की वसा से भी इसको प्राप्त किया जाता है। इसके लिए जो प्रक्रिया है वह यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसको बोला जाता है ट्रांसस्टेरिफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, फर्मेंटेशन नहीं है जिसको हमने बायो इथेनॉल में यूज किया था। डीजल में मिलाने पर डीजल से होने वाला उत्सर्जन क्या होता है, कम होता है। अर्थात जो सामान्य जो जीवाश्म ईंधन है उसमें बायोडीजल बनाते हैं तो ये भी क्या होगा, ये ग्रीन एनर्जी का रूप है तो उससे उत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। अब इसके साथ साथ एक चीज और समझिए कि यह जो पूरा ईंधन है यह ईंधन आने वाले समय में कितना उपलब्ध हो पाता है, यह भी एक चुनौती बड़ी बनी रहेगी। अर्थात अगर जो इसके लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता है जब वह ज़्यादा होंगे तभी क्या होगा, बायो इथेनॉल या बायोडीजल बन पाएगा। बायोगैस जो है कि एक अन्य हरित ईंधन का ही रूप है और यह जो है कि स्वच्छ गैस की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। इसका जो उत्पादन होता है तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे जो है कि जानवरों से निकले हुए जो पदार्थ होते हैं उनका क्या किया जाता है, उनका जो एनारोबिक जो डिकम्पोजिशन किया जाता है, यहाँ पर डिकम्पोजिशन का मतलब होता है अपघटन किया जाता है तो उससे प्राप्त होता है। और इससे जो प्रमुख रूप से जो बायोगैस में मिलता है वह मिलता है मीथेन और जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि मीथेन का जो कैपेसिटी है जलने की अच्छी होती है, इससे ऊर्जा भी प्राप्त होती है। जैव ईंधन पर हम लोगों ने राष्ट्रीय नीति 2018 बना रखा है और इसमें हम लोग प्रयास यह कर रहे हैं कि ईंधन के जो इसके लिए जो जरूरी है, चाहे वह गन्ने का रस हो, चीनी युक्त सामग्री कोई भी हो, स्टार्च युक्त सामग्री हो, सड़ा हुआ आलू हो या टूटे हुए अनाज हो, उन सभी चीज़ों को हम कैसे जैव ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इस समय हमारे सामने एक राष्ट्रीय नीति बनी हुई है और इसी राष्ट्रीय नीति के तहत आने वाले समय में हम देखेंगे E20 फ्यूल को भी क्या किया जाएगा और प्रमोट करने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है भारत जो है कि एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। ऐसे में अगर सोचिए जो बंजर भूमि है, जो आपने देखा हुआ सामुदायिक भूमि है या जो ऐसी भूमि है जो डिस्प्यूटेड है, उस पर अगर हम क्या करते हैं एक नए विकल्प के तौर पर हम ऐसी फसलों को उपजाते हैं जिनसे क्या हो बायो इथेनॉल बन सके, बायोडीजल बन सके, तो क्या होगा हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। और इससे क्या होगा, स्वच्छ ऊर्जा तो हमें प्राप्त होगी ही, किसानों को भी एक नया विकल्प मिलेगा और साथ ही साथ आने वाले समय में भारत पर जो उत्सर्जन कटौती का जो दबाव है वो भी कम होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंडो पैसिफिक एरिया के संदर्भ में। अब देखिए इंडिया है यहाँ पर और इंडिया से अगर आप इस पूरब की ओर जाएं तो आपको यह क्षेत्र दिखाई दे। ये देखिए चाइना है और चाइना का जो बाउंड्री है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा देश है वियतनाम। अब ये छोटा सा देश ही नहीं है, यहाँ पर देखिए पूरा जो साउथ चाइना सी वाला क्षेत्र है यहाँ को लेकर डिस्प्यूट है। इसके अलावा इसी को छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर देखिए ये फिलीपींस है, आपको यहाँ पर मलेशिया है, यहाँ पर थाईलैंड है, यहाँ पर इंडोनेशिया है। तो ये जितने देश हैं सब जो है कि चाइना के इंपैक्ट से या फिर उसके जो आक्रामक रवैया है उससे परेशान है। परेशान इस वजह से नहीं है कि वो वहाँ पर वह कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि इलीगल है, परेशान वो इस वजह से है कि चाइना क्या कर रहा है, ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं उस पूरे क्षेत्र पर वो अपना दावा करता है। और समझिए आपको एक चीज आपने सुना होगा कि जो ये आपका आधार रेखा है इससे 200 नॉटिकल मील तक जब आप जाते हैं
तो वहाँ तक के संसाधनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब सोचिए कि यह जो देश हैं इनकी भी तो बाउंड्री इसी जल क्षेत्र में लगती है। जब यह अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं, चीन क्या होता है, अपनी नेवी को आगे भेज देता है। चीन की नेवी चूंकि मजबूत है, इसके वजह से वहां पर कुछ अन्य देश कर नहीं पाते। यहां पर देखिए ये पूरा जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, इस क्षेत्र में चीन की जो है कि दादागिरी चलती। यहां पर बात सिर्फ जो है कि ऐसा नहीं है कि मत्स्य अर्थात जो कि फिशरिंग को लेकर विवाद हो। यहाँ के कई द्वीपीय क्षेत्र हैं जिनसे चाइना का विवाद है, इवन जापान के साथ भी विवाद है, ताइवान वियतनाम के साथ, मलेशिया के साथ उसका विवाद है, फिलीपींस के साथ उसका विवाद है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो आपका यहाँ से होकर एक आपको पता है मलक्का जल संधि से होकर जो व्यापार होता है उस पर वो नियंत्रण रखने का चाइना प्रयास करता है। तो लंबे समय से यह जो क्षेत्र के यह जो देश हैं ये दुखी हैं और परेशान हैं। ऐसे में जो है कि वियतनाम में काफ़ी मजबूत अपनी जो है कि क्षमता का प्रदर्शन किया है और उसने सोचा है कि क्यों ना भारत के सहयोग से क्या किया जाए, यहाँ ये जो चीन की जो बढ़ता हुआ प्रभाव उसको कम किया जाए। एक छोटे से देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उस देश के लिए जो कि चाइना के साथ युद्ध भी कर चुका। हालांकि वियतनाम ने जो है कि चाइना को हराया भी था, खैर अलग मुद्दा है। अब देखिए जब यह जो क्षेत्र है यहाँ पर कोई भी विवाद होगा तो यहाँ पर है यूनाइटेड स्टेट। यहाँ की जो नेवी है यहाँ पर जो है कि हमेशा रहती है, उसके गश्त रहते हैं। चूंकि यूनाइटेड स्टेट का फिलीपींस के साथ आप देख लीजिए, जापान के साथ देख लीजिए, दक्षिण कोरिया के साथ देख लीजिए, उनका समझौता है और समझौता में है कि यूनाइटेड स्टेट ने कह रखा है कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसे में जब क्या होगा, चाइना यहां पर हस्तक्षेप बढ़ाएगा तो जो है कि विवाद तो बढ़ेगा, लेकिन चाइना जो है कि अपनी आक्रामक रवैयों को नहीं छोड़ रहा। तो उसके पीछे का कारण यह था कि अभी ट्रंप प्रशासन जब तक था तब तक चाइना को लग रहा था कि उसके साथ विवाद बढ़ सकता है, लेकिन जो बाइडेन हैं जो कि अब यहाँ के राष्ट्रपति बनने वाले हैं अमेरिका के, उनकी जो पॉलिसी है वो चाइना को लेकर काफी फ्लेक्सिबल होती है। ऐसे संदर्भ में यह जो पूरा जो चाइनीज वाला जो क्षेत्र है, यह जिसको चाइनीज क्षेत्र अपना हुआ दावा करता है, उसको लेकर चुनौती बढ़ सकती है। और ये देखिए आपका यह वियतनाम वाला यह क्षेत्र है। अब सोचिए जो चाइना यहां पर है और कहेगा कि नहीं ये पूरा क्षेत्र हमारा है तो विवाद तो बढ़ेगा ही। इसी पर देख लीजिए ये जो फार्सल आइलैंड है, इस फार्सली आइलैंड है ना, इसके अलावा कई ऐसे यहाँ पर जो है कि द्वीपीय क्षेत्र हैं जिसको लेकर इसके साथ जो है कि चाइना का अन्य देशों के साथ विवाद है। ऐसे में समझते हैं कि आखिर भारत और वियतनाम कैसे एक दूसरे का सहयोग करने के लिए कदम बढ़ा। थोड़ा सा समझते हैं। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। उत्तर में चीन है, उत्तर पश्चिम में लाओस है और दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया है और पूर्व में दक्षिणी चीन सागर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो है कि तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि यह जो वियतनाम है जहाँ पे मैंने कहा कि तीसरी सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या यहाँ पर रहती है, इसकी राजधानी हनोई। तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या जो है कि किन दो देशों में और रहती है, क्योंकि इसका स्थान तो तीसरा है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद से ही जो है कि यह जो क्षेत्र है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, आपने सुना होगा यहाँ पर जो है कि अमेरिका ने अटैक किया था, वो भी सुना होगा, इस पर मैंने कुछ दिन पहले ही बात की थी। तो हुआ क्या है कि 1972 के बाद जब वियतनाम एकीकृत हुआ तो इसके साथ जो है कि पूर्ण राजनयिक संबंध भारत ने बना ली, अर्थात इसकी स्वतंत्रता के साथ ही। अब वियतनाम जो है कि आसियान का सदस्य देश है, एपेक का है ना। एपेक का मतलब है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका सदस्य है। भारत इसका नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा आसियान का क्या सदस्य देश भारत है? खैर, भारत और जो है कि वियतनाम पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में साझेदारी करते हैं, मेकांग गंगा सहयोग में साझेदारी करते हैं, यूरो एशिया यूरोप बैठक में साझेदारी करते हैं। कुल मिलाकर लंबे समय से दोनों देश क्या है कई मंचों को साझा करते हैं। वर्ष 2016 में दोनों देशों के बीच एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत हुई और भारत जो है कि इस समय एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपना रहा है और उसमें वियतनाम का जो नाम है या उसका जो महत्व है काफी ज्यादा है। वर्ष 2018 में भारत के राष्ट्रपति ने वियतनाम का दौरा किया और यहाँ की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसका नाम है माइसन, यहाँ पर भी गए। ये जो माइसन है इसका ध्यान रखिएगा, यह वियतनाम का वह क्षेत्र है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर सदियों पुराने विश्व के जो है कि विश्व में जो सबसे प्राचीन मंदिरों में से यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ के जो मंदिर हैं वह शिव भगवान के लिए हैं,
अर्थात शिव देवता को अर्पित हैं। तो यह जो ऐतिहासिक इमारतें हैं यहाँ पर इनका महत्व, ये जो ऐतिहासिक इमारतें हैं बताती हैं कि दोनों देशों के जो सांस्कृतिक संबंध है उसमें कितनी संभावना। जैसे मैंने बौद्ध धर्म वाला जो फैक्ट जिक्र किया वो इसीलिए किया क्योंकि भारत में भी आपको पता है बौद्ध धर्म का पूरा बैकग्राउंड आपको पता है कि कैसे। तो दरअसल बौद्ध धर्म के संस्कृति का जो जुड़ाव है यहाँ पर, जो हिंदू सभ्यता के जो मंदिर उनका जुड़ाव है, काफी जो है कि सॉफ्ट पॉलिसी अपनाने के लिए दोनों देशों को जो है कि प्रेरित करता है। वर्ष 2019 में भारत प्रशांत महासागरीय पहल को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया। तो देखिए भारत प्रशांत महासागरीय पहल, यह क्या है कि भारत और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में भारत कैसे अपनी पहल को बढ़ा सकता है, इसके लिए जो है कि प्रयास किया गया। और इसमें किया क्या गया, ये जो है कि भारत ने इसके देशों से कहा कि यहाँ पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के देशों से कहा कि यह भारत के साथ, भारत क्या करेगा, इन देशों के साथ मिलकर जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के पूर्वी एशिया शिखर के जो सदस्य देश हैं उनके साथ क्या करेगा, समुद्री सुरक्षा पर कार्य करेगा, समुद्री पारिस्थितिकी पर काम करेगा, समुद्री संसाधन पर काम करेगा, उनकी क्षमता निर्माण पर काम करेगा, संसाधन का साझाकरण करेगा, आपदा जोखिम को कम करने का प्रयास करेगा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी और समुद्री परिवहन में सहयोग देगा। इस सब करके भारत दरअसल क्या करना चाह रहा था कि चाइना को काउंटर, मैंने शब्द यूज किया, करना चाह रहा था। उद्देश्य यह है कि दरअसल भारत ने उस समय यह नहीं सोचा था कि जो चाइना का जो पूरा इस तरह से आक्रामकता होगी उसके बॉर्डर पर दिखाई। भारत यह चाह रहा था कि पहले हम क्या करते हैं, दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है वहाँ पर अपने इम्पैक्ट को बढ़ाते हैं। हम पहले जो है कि ऐसी पॉलिसी अपनाते हैं जिससे वहाँ के लोगों का भारत से जुड़ाव बढ़े और उस जुड़ाव को आगे चलकर अगर हमें किसी सैन्य सहयोग में भी तब्दील करना हो तो करें। लेकिन अभी यह सभी चीजें हो पाती उसके पहले ही कोविड आया और कोविड के ही दौरान जो है कि आपने देखा कि कैसे जो है कि चाइना ने पूरे जो है कि उस सीमा क्षेत्र पे अपना आक्रामकता दिखा दी। खैर वर्ष 2021 से 2 वर्ष की अवधि के लिए भारत और वियतनाम दोनों क्या है यूएनएससी में गैर स्थायी सदस्य के रूप में एक साथ कार्य करेंगे। भारत जो है कि वियतनाम के साथ मिलकर दक्षिणी चीन सागर में तेल और गैस की भी खोज कर रहा है और चीन की कई बार इस पर प्रतिक्रिया भी आ चुकी है, बावजूद भारत ने कहा है कि नहीं वह ऐसा करता रहेगा। इस समय दोनों देशों का जो द्विपक्षीय व्यापार है वह लगभग $10 बिलियन का है जिसको दोनों देश बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और वर्ष 2019 को आसियान भारत जो है कि पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया गया था और उद्देश्य यही था इस पूरे क्षेत्र में भारत की पहुंच को मजबूत करना। नवंबर 2020 में भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों ने रक्षा जो है कि उद्योग में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के विषय में एक बैठक की और बैठक के दौरान यह डिसाइड हुआ कि जो भारतीय रक्षा संस्थानों में जो वियतनामी रक्षा बल हैं उनका प्रशिक्षण और बढ़ाया जाए। आपको बता दूं कि भारत क्या करता है कि जो वियतनामी रक्षा बलों को प्रशिक्षण देता है, उनकी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करता है और इसी के कारण वियतनाम इस पर जो है कि भारत को धन्यवाद भी प्रेषित करता आया है। 21 दिसंबर आज की तारीख आप देख लीजिए क्या है, 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया था, वियतनाम के प्रधानमंत्री जो है कि ग्वेन जुआन फुक के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बैठक की और बैठक में जो है कि भारत ने कहा कि वियतनाम को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया और प्रधानमंत्री अर्थात भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में अहम योगदान दे सकते हैं। इस सम्मेलन के दौरान भारत और वियतनाम के बीच एक जो है कि ज्वाइंट दस्तावेज भी जारी किया गया और यह हुआ कि 2021 से 2023 तक द्विपक्षीय भागीदारी के लिए एक कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई। इस कार्य योजना का जो पूरा उद्देश्य था वह उद्देश्य यह था कि दरअसल आने वाले समय में हम क्या क्या कार्य करेंगे। सम्मेलन में दोनों देशों के बीच रक्षा, वैज्ञानिक शोध, परमाणु ऊर्जा, पेट्रो रसायन, नवीकरणीय ऊर्जा, कैंसर के इलाज के विषय में विविध प्रकार के प्रयास पर 7 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत की तरफ से कहा गया कि नई जो वैश्विक चुनौतियां हैं या जो क्षेत्रीय चुनौतियां हैं उनमें दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं क्योंकि दोनों के
विचारों में समानता है। समानता यहाँ पर यह है कि देश दोनों चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किसी दूसरे देश के क्षेत्र के संदर्भ में ना करें। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि भारत के जो है कि भारत ऐसा भले ही सोचे, लेकिन चाइना क्या है, बिल्कुल इसके उलट अप्रोच बनाता है। तो अब भारत ने स्पष्ट किया है कि ठीक है, अगर चाइना ऐसा करता है तो उसकी भाषा में ही उसको जवाब दिया जा सकता है। भारत ने स्पष्ट किया कि वियतनाम के साथ उसके जो संबंध है वह दीर्घकालिक हैं और रणनीतिक हैं। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण पर, भारत ने अब घोषणा किया है कि वह अब जो है कि वियतनाम को पहला हाई स्पीड कोस्ट गार्ड बोर्ड, अर्थात पानी की वह जहाज जो यहाँ के कोस्ट गार्ड यूज कर सकते हैं, वह जो है कि वियतनाम को हस्तांतरित कर रहा है। स्वाभाविक है, यह जो हाई स्पीड कोस्ट गार्ड बोर्ड हैं, इनका उद्देश्य क्या है, यह है कि वियतनाम को मजबूत करना और वियतनाम को मजबूत करके जो चाइना का प्रभाव उसको कम करना। ये जो उच्च गति वाली जो 12 जहाज हैं, इसमें से भारत जो है कि एक, भारत ने कहा है कि अभी जब 21 दिसंबर अर्थात कल जब ये बातचीत हुई तो भारत ने कहा हम इसको हस्तांतरित कर रहे हैं। अब 12 में से एक जो है कि दिया जा रहा है, अर्थात 11 और हस्तांतरित किए जाएंगे। और जब यह जहाज, पानी के जो जहाज हैं, वहाँ वियतनाम के कोस्ट गार्ड में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो नेवी है वह मजबूत होगी। अब यह जो 12 उच्च गति वाली जो जहाजें हैं, जिनमें से एक को दिया जा रहा है, भारत ने कहा है कि यह जो जहाज है न सिर्फ दोनों देशों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है, बल्कि यह बताता है कि दोनों देश पहले से ही इस क्षेत्र में जो चाइना का बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये जो 12 उच्च गति वाली जो जहाज या नाव जो दी जा रही, नाव इसलिए मैं, चूंकि इंग्लिश इसकी बोट होती है तो इसलिए मैंने नाव भी लिख दिया है, हालांकि पानी की जहाजी हैं। और इनका जो उद्देश्य है वह है किसी क्षेत्र की सुरक्षा करना, निगरानी करना, समुद्री व्यापार की सुरक्षा करना, या किसी भी व्यापारिक हितों को कोई दूसरा देश अगर रोकने का प्रयास करता है तो अपनी नेवी की पहुंच को वहां पर बढ़ाना। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नाव के लिए भारत ने क्या किया है, वियतनाम को LIC दिया है, और यह जो LIC दिया है $100 मिलियन का। LIC का मतलब होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब है कि यह जो नावों का या जो जहाज है, इनका भुगतान तुरंत वियतनाम को नहीं करना है। इसके लिए क्या होगा कि वियतनाम अपने हिसाब से जब चाहे पैसे को दे सकता है, और चूंकि यह एक LIC के रूप में है तो भारत बहुत छोटे से इंटरेस्ट रेट पर भारत ने प्रोवाइड किया है, और आने वाले समय में वियतनाम जो है कि बहुत कम जो है कि इस पर ब्याज देकर भारत को यह पैसे वापस कर सकता है। भारत ने इन जहाज़ों के निर्माण की तकनीकी हस्तांतरण करने के पर भी सहमति दी है, अर्थात किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज करके भारत ये बना रहा है, इससे जो है कि वियतनाम को भी परिचित कराया जाएगा। और 7 जो जहाज हैं, 12 में से 7 जहाज वो वियतनाम में ही बनाए जाएंगे। इससे क्या होगा, जो वियतनाम का जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको क्या होगा, बूस्टअप मिलेगा और वह आगे बढ़ पाएगा। दक्षिण चीन सागर में वियतनाम लंबे समय से, जैसे कि हमने बताया, चीन के साथ संघर्ष कर रहा है। यहाँ चीन हर तरह से वियतनाम को रोकता है और अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करता है। कई बार तो चाइना ने क्या किया है, वियतनाम के जो लोगों के जो बोट होते हैं उसको डुबो देता है, और जब तक वियतनाम की आर्मी या नेवी वहाँ पर पहुँच पाती तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। और इससे जो है कि अमेरिका ने भी इस चीज़ पर नाराजगी व्यक्त की है। लेकिन जब तक कोई देश मजबूत नहीं होगा, दूसरा देश भले ही उसके पक्ष में किसी दूसरे देश से, जैसे अमेरिका वियतनाम के संदर्भ में चाइना के समक्ष भले ही कुछ आपत्ति उठाए, इन आपत्तियों का कुछ होता नहीं। तो भारत ने कहा है कि आप हमसे क्या कीजिए, पानी के जहाज लीजिए, आप अपनी डिफेंस को मजबूत कीजिए। आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोगों को सुनने को मिल सकता है कि भारत जो है कि हो सकता है ब्रह्मोस भी दे। वियतनाम लंबे समय से जो है कि ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की अपनी इच्छा जता चुका है। इसमें एक जो अभी तक चुनौती थी वो रसिया की तरफ से थी, क्योंकि ब्रह्मोस का जो विकास किया है भारत और रसिया दोनों ने मिलकर किया है। तो अब जो है कि चूंकि रूस तैयार है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि फिलीपींस या जो है कि वियतनाम को भी हम लोग क्या करें, ब्रह्मोस मिसाइल दें। इसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ जो टैंक हैं, या फिर जो हमारे यहाँ जो आकाश है, या फिर अन्य जो मिसाइल सिस्टम है, उनका भी जो है कि इंपोर्ट जो है कि वियतनाम कर सकता है। कुल मिलाकर जिस चीज़ से भारत अभी तक बचता आया था, अब भारत उसके लिए बिल्कुल तैयार हो गया। बचता इसलिए आया कि पहले जो है कि भारत इस प्रकार का कोई डिफेंस इक्विपमेंट इन देशों को नहीं बेचता था, क्योंकि चाइना नाराज हो सकता था। लेकिन भारत ने अब इससे किनारा कर लिया है। भारत ने कहा है
है कि जिस तरह की आक्रामकता चाइना ने भारत के संदर्भ में दिखाई है, वैसे में भारत भी अब मजबूर हो गया है कि उसी की भाषा में उसको जवाब दे। और जवाब देने का मतलब ये है कि भारत अब अपनी जो है कि पहुंच, चाहे वो डिफेंस के रूप में हो, चाहे वह आर्थिक क्रियाओं के रूप में हो, हर तरीके से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बढ़ा रहा है। और इस मजबूती में उसका जो साथ दे रहे हैं वह देश दे रहे हैं अमेरिका, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया भी दे रहा है, जापान भी दे रहा है। अब जो ये वियतनाम और थोड़ा इंडो पैसिफिक क्षेत्र का एक रिलेशन समझते हैं। ये जो शब्द है इंडो पैसिफिक क्षेत्र, इस शब्द का जो प्रयोग पहली बार किया गया था एक भारतीय नेवी ऑफिसर के द्वारा ही किया गया था। पहले इस क्षेत्र को कहा जाता था एशिया पैसिफिक क्षेत्र। एशिया पैसिफिक जब क्षेत्र हम यूज करते हैं तो इसमें इंडिया का महत्व नहीं आता, तो उन्होंने कहा नहीं, अब जो है कि वर्ष 2000 तक आते आते भारत का जो कद है बढ़ चुका है और इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाए इंडो पैसिफिक क्षेत्र। खैर इस शब्द कह दिया गया, लेकिन वर्ष 2007 में शिंजो अबे जो जापान के प्रधानमंत्री हैं वो उन्होंने भारतीय संसद को संबोधन करते हुए कहा कि जो दो प्रशांत जो महासागर हैं, एक महासागर प्रशांत महासागर और दूसरा हिंद महासागर है, तो इस क्षेत्र में जो है कि भारत और जापान मिलकर एक दूसरे का सहयोग बढ़ा सकते हैं। सहयोग इसलिए बढ़ा सकते हैं क्योंकि चीन का इस क्षेत्र में अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। वह हमेशा शक्ति प्रदर्शन करता है और हर चीज़ पर अपनी जो है कि नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, जिससे न सिर्फ यहाँ के लोकतंत्र, यहाँ के लोगों की सुरक्षा पर चुनौती बनी रहती है, बल्कि यहाँ पर एक भय और जो है कि माहौल है, साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो प्रभावित होता है। तो भारत ने भी इसी के साथ, आपने सुना होगा एक शब्द, वह है क्वेड। क्वेड में भी भारत ने सक्रियता बढ़ा दी। इसमें 4 देश हैं, भारत भी है, यूएसए भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और जापान भी है। इन देशों ने अपनी भूमिका जैसे ही बढ़ाई, आपको पता है इसी तरह से मालाबार सैन्य अभ्यास होता है, तो कहीं ना कहीं भारत ने अपना रुख जो है कि स्पष्ट करना इधर प्रारंभ कर दिया। और वर्ष 2019 में भारत सरकार ने अपने विदेश मंत्रालय में एक जो है कि इंडो पैसिफिक एरिया के लिए एक पद सृजित किया। इसका मतलब है एक ऑफिशियल को नियुक्त किया गया। अब ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर पूरे विश्व के कुल व्यापार का लगभग 40% से अधिक हिस्सा यहाँ पर होता है। विश्व की आधी जीडीपी और जो है कि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व ये इंडो पैसिफिक वाला एरिया करता है। ये तेल और गैस के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया साउथ चाइना सी वाला क्षेत्र वहाँ पर। दक्षिणी चीन सागर में चूंकि वर्ष 2013 से ही जो है कि यहाँ पर चाइना अपने क्लेम करता आया है, ऐसे में भारत के लिए जरूरी हो गया था कि वह उन चीज़ों पर ध्यान दे जिनसे अभी तक बचता आया था। जैसे क्वेड का भी मामला हो, क्वेड में भी भारत बहुत सक्रियता नहीं दिखाता था। ठीक इसी तरह से अगर देखा जाए तो जो है कि मालाबार सैन्य अभ्यास में भी भारत थोड़ा सा प्रयास करता था कि जिन देशों के संदर्भ में चाइना को आपत्तियाँ हैं उससे बचे। लेकिन अब क्या हुआ है, भारत जो है कि खुलकर सामने आ गया। यहाँ पर जो 9 डैश लाइन का विवाद है वो भी बना हुआ है, और यहाँ पर ये जितने देश हैं इन सभी देशों की एक इच्छा है कि भारत यहाँ पर अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करे। बात यह है कि भारत के साथ सबसे बड़ा भरोसा ये है कि वह एक डेमोक्रेटिक आइडियाज वाला जो है देश है, वह किसी दूसरे क्षेत्र पर अपनी लालच नहीं दर्शाता है, उसका लालच नहीं रखता है। वहीं जैसे दूसरी जो महाशक्तियाँ हैं वह जब भी कुछ ऐसा करती हैं तो उनका छुपे हुए हित होते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो ट्रंप प्रशासन और मोदी प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो प्रयास किए जा रहे थे, उस प्रयास से यहाँ पर जो एक भावना बनी थी कि आने वाले समय में वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया को इन देशों का साथ मिलेगा, उसी साथ को कंटिन्यूस करते हुए भारत ने एक कदम बढ़ाया। हालांकि देखना यह होगा कि चूंकि अभी तक जो ट्रंप प्रशासन था उसकी जो भूमिका थी चाइना को लेकर अलग थी, जब यहाँ पर अब जो बाइडन यहाँ पे राष्ट्रपति बनने वाले हैं तो इनकी भूमिका क्या होगी इसको थोड़ा समझना होगा। आने वाले समय में जैसा भी इसमें अपडेट होगा मैं बताऊंगा। कुल मिलाकर भारत ने, चाहे अब वह अपना डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वह अपनी नेवी की पहुंच हो, आपको पता है कि भारत ने जो है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है कि जो सैन्य जो है कि द्वीपों का आदान प्रदान किया है, जिसमें हम ज़रूरत पड़ने पर ऑस्ट्रेलिया के जो है कि मिलिट्री बेस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अन्य देशों के साथ भारत ने अब मजबूती से कदम आगे बढ़ाने चालू कर दिए हैं। आने वाले समय में हमको सुनने को मिल सकता है कि वियतनाम के साथ हमने बहुत बड़े डिफेंस डील भी कर ली है, और अगर जिस तरह से हम लोग उसकी नेवी को प्रशिक्षित कर रहे हैं, वहाँ पर जो है कि जो सैन्य नेवी की जो उनकी आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति कर रहे हैं, चाहे आने वाले समय में आप देखिए
देखिएगा सबमरीन का बात हो, एयरक्राफ्ट की बात हो, या फिर जो है कि हमारे यहाँ जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उनकी उपलब्धता हो, ये सभी चीज़ों का समझौता आने वाले समय वियतनाम के साथ हो सकता है। इससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में भारत और वियतनाम चाइना को काउंटर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। तीसरा टॉपिक जो है वो बहुत सिंपल है, इजी है, उसका मैं PDF आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ उसको पढ़ लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे बता दीजिएगा, मैं उस पर कल बात कर लूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।